दोस्तों, यूएस मिलिट्री के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के बाद अब रूस से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं। जी हाँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स यूक्रेन वॉर के बारे में नहीं बल्कि एक दूसरे के प्लान को समर्पित हैं। ये डॉक्यूमेंट्स दर्शाते हैं कि रूस अपने सबसे अच्छे दोस्त बेलारूस को भी 2030 तक एनेक्स करने का प्लान कर रहा है। क्या ये डॉक्यूमेंट सही है या इन्हें अमेरिका द्वारा प्लान किया गया है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जब भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लीक होते हैं हमेशा से ये शक बना रहता है कि ये असली हैं या इन्हें दुश्मन देश ने प्रोपेगेंडा के तहत रिलीज किया है। बेलारूस कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर पुतिन ने हमला किया तो उनके ट्रूप्स बेलारूस के रास्ते ही यूक्रेन में दाखिल हुए थे। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि अमेरिका इस वक्त बेलारूस और रूस के रिश्तों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन दुनिया ने इस तर्क को नकार दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह बेलारूस और उनके राष्ट्रपति लुकाशेंको है, जिन्हें आप पुतिन का ही एक बेलारूसियन वर्जन कह सकते हैं। लुकाशेंको ने बेलारूस में पिछले कुछ दशकों से जो किया है उससे यही लगता है कि ये प्लान सही था और इसकी पृष्ठभूमि भी पहले से मौजूद है। जब सोवियत यूनियन अलग हुआ था तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बदला, सब देश अलग हो गए लेकिन शीर्ष पर जो नेता थे वो बने रहे। बस फर्क ये था कि वो सोवियत संघ के टूटने के बाद कम्युनिज्म की बजाय नेशनलिज्म के बल पर इन देशों को रूल करने लगे। उस समय लुकाशेंको के हाथ में बेलारूस की गद्दी आई लेकिन वो उस अरेंजमेंट से खुश नहीं थे और उनके एम्बिशन ज्यादा बड़े थे। सोवियत यूनियन का पावर सेंटर रूस अब बोरिस येल्सिन द्वारा रूल किया जा रहा था, जिसमें काफी पॉलिटिकल उथल पुथल रही। जी हाँ, लुकाशेंको का प्लान था कि वो बेलारूस और रशिया को दोबारा इंटीग्रेट कर दे और बोरिस येल्सिन के सक्सेसर के रूप में खुद को स्टैब्लिश करे। बेलारूस के पास एक डेवलप्ड इंडस्ट्री थी जिसे रूस द्वारा रॉ मटेरियल्स और एनर्जी की जरूरत हमेशा रहती थी और साथ ही साथ रूस और बेलारूस अब एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते थे, जिस वजह से इंटीग्रेशन के लिए पहला स्टेप ये उठाया गया कि 1996 में दोनों एक दूसरे की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया और इक्वल्स की तरह एक ट्रीटी साइन की, जिससे दोनों देशों के बीच के व्यापार और ट्रैवल में परेशानियां ना आए। ये रिश्ता आगे बढ़ता लेकिन व्लादिमीर पुतिन के हाथों में रूस की सत्ता आ गई और लुकाशेंको का सत्ता पाने का सपना टूट गया। लुकाशेंको और पुतिन के रिश्ते शुरुआत में काफी ठंडे थे, लेकिन यहाँ पर यूरोप और अमेरिका बेलारूस को अपने पाले में नहीं ला सका। अगर उन्हें एहसास होता कि आने वाले समय में रूस फिर उठकर खड़ा हो सकता है तो वो जरूर बेलारूस को अपने पाले में लाने की कोशिश करते, नाटो या ईयू का हिस्सा बनाते। लेकिन क्योंकि वेस्ट ने उन्हें ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए बेलारूस धीरे धीरे वापस रूस के पाले में ही आ गया। तो दोस्तों, बात करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स में एग्जैक्टली क्या क्या था। इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले एक सुपरनेशनल यूनियन की बात हुई थी जो 1999 में बेलारूस और रूस बनाने की सोच रहे थे, जो दोनों देशों को एक कर देता। लेकिन आने वाले वक्त में इस प्लान की रफ्तार काफी धीमी हो गई, जिसके लिए लुकाशेंको और पुतिन के रिश्ते और लुकाशेंको के प्लान का सफल न हो पाना भी कुछ कारण थे। अब इन डॉक्यूमेंट्स में 3 अलग अलग तरह के गोल्स दिए गए थे जो रूस ने अपने लिए सेट किए हैं। कुछ गोल्स शॉर्ट टर्म हैं जो 2022 तक अचीव किए जाने थे, कुछ गोल्स मिड टर्म हैं जो 2025 तक अचीव किए जाने हैं और फाइनली लॉन्ग टर्म गोल्स जो 2030 तक पूरे हो जाएंगे। जी हाँ, 2030 के अंत तक रूस का प्लान है कि दोनों देशों का लेजिस्लेशन यानी कि पार्लियामेंट्स, फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी और साथ ही साथ बेलारूस के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल सेक्टर्स में रूस का निर्विरोध दखल। जी हाँ, रूस के 2022 तक के प्लान्स में बेलारूस के अंदर एनजीओज और अपनी कल्चरल प्रेजेंस को बढ़ाना शामिल था, जिसमें बेलारूसियंस के मन में रूस के लिए दोस्ती बढ़े और साथ ही साथ उन्हें रशियन लैंग्वेज सिखाने के जरिए रशियन कल्चर से भी इंट्रोड्यूस किया जाए। इसके साथ साथ पॉलिटिकल फ्रंट पर भी एक प्रो रशियन एनवायरनमेंट बनाया जाए और दूसरी तरफ प्रो वेस्टर्न फोर्सेस को बेलारूस में लिमिट किया जाए। इसके साथ ही साथ इन प्लान्स में प्रो रशिया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और नाटो के अपोजिशन के लिए पोलैंड की तरफ अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना और बेलारूस में लीज फ्री रशियन मिलिट्री बेसिस बनाना शामिल था। इसके बाद 2025 तक के मिड टर्म गोल्स आते हैं, जिसमें प्लान था कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस आइडेंटिटी या क्रिएट की जाए जो रशियन इंटरेस्ट में बात करें। इसके साथ साथ मिलिट्री और बिजनेस कम्युनिटी में भी प्रो रशियन सेंटीमेंट्स को हवा दी जाए। इसके साथ ही साथ इसमें एक बड़ी बात ये भी थी दोस्तों कि एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर बनाया जाए ताकि बेलारूस के सिटीजन्स को रशियन पासपोर्ट्स इशू किए जा सकें। पासपोर्ट देना यानी एक तरह से नागरिकता देना, जिसका मतलब है कि रूस इस वक्त बेलारूस को भी अपना ही सब्जेक्ट मानता है और
2025 तक वो उन्हें पासपोर्ट्स भी इशू करने लगेगा। ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अब बेलारूस एक सॉवरेन कंट्री नहीं है, लेकिन अभी ये डिक्लेयर भी नहीं किया जाएगा। बस पासपोर्ट्स इशू करके रूस ये टेस्ट करना चाहता है कि क्या बेलारूस इसका विरोध करेगा। इसी समय में रूस यहाँ पर साइंस और कल्चरल सेंटर्स को भी एक्सपैंड करना चाहता है। रूस का प्लान एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी इंटीग्रेट करने का है, जो दर्शाता है कि बेलारूस के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। उन्होंने तो बेलारूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी यूनियन स्टेट के इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम से भी जोड़ने का जिक्र यहाँ किया है। खैर, अब आते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स पर, जो 2030 तक पूरे होंगे और इसमें यूनियन स्टेट के कंप्लीशन के वक्त और उसके बाद की व्यवस्था के बारे में बात की गई है। जैसे कि यूनियन स्टेट बनने के बाद जो रूस के नए बॉर्डर्स होंगे उन पर एक कोऑर्डिनेटेड डिफेंस और बॉर्डर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने की बात की गई है। बेलारूस के बॉर्डर जब रूस के हो जाएंगे तब रूस और नाटो के बॉर्डर की लेंथ दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि अब पोलैंड डायरेक्टली रूस के साथ एक बॉर्डर शेयर कर रहा होगा, जबकि इससे पहले उनके बीच यूक्रेन और बेलारूस बफर स्टेट्स की तरह हुआ करता था। इसके साथ ही मिलिट्री के स्ट्रक्चर को लेकर भी कहा गया है कि एक जॉइंट कमांड सिस्टम बनाया जाएगा ताकि दोनों मिलिट्री हेड्स चार्ज ले सकें और रैंक्स की इज्जत बरकरार रखी जाए। इसके बाद एक यूनिफॉर्म सिस्टम लागू किया जाएगा जिससे कि ट्रेनिंग से लेकर टेक्निकल सपोर्ट सभी कुछ एक तरह की स्टैंडर्ड का होगा। एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट जो इस डॉक्यूमेंट में वो ये है कि रूस 2030 तक बेलारूस के इंफॉर्मेशन स्पेस का भी पूरा कंट्रोल चाहता है, यानी सभी टीवी चैनल्स, अखबार और यहाँ तक कि सोशल मीडिया तक को भी कंट्रोल में ले लिया जाएगा, ठीक उसी तरह जिस तरह पुतिन ने रूस में किया है। अगर आज आप पुतिन के खिलाफ बोलते हैं तो आपका नाम देशद्रोहियों में एक लिस्ट में डाल दिया जाता है। जी हाँ, जिसके बाद अगर आपको YouTube और ट्विटर पर भी कुछ अपलोड करना होता है तो उससे पहले एक सरकारी डिस्क्लेमर को ऐड करना पड़ता है, जिसमें उस क्रिएटर को एक फॉरेन एजेंट बताया जाता है और उसकी बात को सच ना मानने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें हिस्ट्री को लेकर एक सिंगल कॉमन अप्रोच बनाने की बात कही गई है और उनका प्लान रशियन लैंग्वेज को एक डोमिनेंट पोजीशन पर लाने का भी है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो 2030 तक वो एक सिंगल करेंसी को अडॉप्ट कर लेंगे, एक जॉइंट कस्टम और टैक्स स्पेस बना लेंगे और एक्सपोर्ट्स पर भी एक यूनिफाइड कंट्रोल एस्टैब्लिश करेंगे। जी हाँ, इसके साथ ही साथ अब एक जॉइंट कमांड के अंडर जो नई आर्मी बनेगी उसके लिए पहली बार नए वेपन्स खरीदने की तैयारी भी 2030 में शुरू की जाएगी। इन डॉक्यूमेंट्स में इतना हल्ला इसलिए मचाया हुआ है क्योंकि रूस ने तो ये पूरा प्लान बना के रखा हुआ है, पर क्या लुकाशेंको को इसके बारे में मालूम था या फिर बिना बेलारूसियंस की राय पूछे हुए रूस उन्हें इंटीग्रेट किए जा रहा है? ये सच है दोस्तों कि लुकाशेंको पिछले कुछ दशक में पुतिन के काफी करीब आए हैं, लेकिन वो अभी भी काफी इंडिपेंडेंट हैं। क्या वो अपनी पावर को इस तरह अपने हाथ से जाने देंगे? दूसरी तरफ अगर आप आम बेलारूसियंस की तरफ से देखेंगे तो वो रूस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। बेलारूस में जो लोग सोवियत यूनियन का दौर देख चुके हैं सिर्फ वही इस इंटीग्रेशन के समर्थन में हैं, वरना वहाँ के यंग लोग तो एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी चाहते हैं और साथ ही वो आज वेस्ट की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं। आज वो वेस्ट के साथ इंटीग्रेट होकर ग्रो करना चाहते हैं, जो लुकाशेंको की पावर को भी कम कर रहा है और रूस के प्लान्स को भी मुश्किल बना दे रहा है। देखिए दोस्तों, ये तो साफ है कि रूस को अब बेलारूस पर कब्जा करना है, लेकिन ये भी अब हमें पता है कि बेलारूस के यंग लोग पुतिन के साथ नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए क्या ये मुमकिन है कि बेलारूस में भी पुतिन की सेना इतनी पड़े? अगर हम यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन में 2014 तक एक प्रो रशियन सरकार सत्ता में थी, लेकिन जब वहां की जनता ने विरोध करके उस सरकार को हटा दिया तो तब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और उसी का नतीजा है कि अब भी यूक्रेन में एंटी रशियन सरकार थी, जिस वजह से उन्होंने फिर से हमला किया। अगर 2030 तक बेलारूस इंटीग्रेट नहीं होता या लुकाशेंको की सत्ता चली जाती है तो उस केस में क्या होगा? आपको क्या लगता है आगे रूस और बेलारूस का क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।